नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वैसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात एक ऐसी रियासत की जो सियासी तौर पर बहुत बड़ा भी है, यानी बड़ी रियासत है और बहुत अहमियत का हामिल भी है सियासी तौर पर। जी हां, और वो रियासत है उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली की सियासत का रुख यानी कि रास्ता तय होता है। मतलब यह कि अगर मरकज में किसी की सरकार बननी है तो उसके लिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश पे वो इख्तिदार में आए या ताकतवर बनकर उभरे। तो इसीलिए खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो सियासी अहमियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश पे जिस तरह की अभी सियासी हलचल वहां शुरू हो चुकी है, इससे बिल्कुल अंदाजा इस बात का होता है कि तमाम सियासी जमातें कुल्ली तौर पर इस बात का जहन बना चुकी हैं कि कैसे वो क्या कदम उठाएं, कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करें, किसके साथ दोस्ती करें और किससे सियासी तौर पर दुश्मनी करें, ताकि ये तमाम चीजें मिलाकर वो इख्तिदार तक पहुंच जाए। हालांकि 2022 की शुरुआत में 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है, जिनमें मणिपुर है, गोवा है और पंजाब है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की बात पर चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या पिछले असेंबली इंतखाबात के मुकाबले यानी 2017 के मुकाबले इस बार हालात कदरे मुख्तलिफ हैं? क्या इस बार कोई लहर है या इस बार पुरानी ही लहर है? क्या इस बार कुछ नए मुद्दे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की आवाम को यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि आया वो इस इख्तिदार को वापस लाएं या इसे पलट दें, इसे गिरा दें और दूसरा इख्तिदार उन्हें चाहिए, दूसरी सरकार चाहिए? यह आवाम को तय करना है। आज हम उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी जमातों के नुमाइंदों के साथ अगले आधे घंटे इसी मौजू पर करेंगे गुफ्तगू कि उनकी क्या है हिकमत अमली उत्तर प्रदेश के इख्तिदार तक पहुंचने के लिए। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्यों मैंने ऐसा कहा कि उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर सबसे बड़ी रियासत है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की कुल 403 सीटें हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस रियासत में कुल 403 असेंबली की सीटें हों, जिस रियासत में कुल 403 एमएलएज चुनकर आते हों, वो रियासत कितनी बड़ी है और वो रियासत कितनी अहमियत की हामिल है। चूंकि यहां से ही यह तय होता है, अगर आपने उत्तर प्रदेश पर सियासी तौर पर फतेह हासिल कर ली तो दिल्ली का रास्ता तय करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ राज्यसभा में भी जो मेंबर्स भेजे जाते हैं उनमें जो चुनाव होता है उसके लिए जो ज्यादातर जिनके यहां पर अगर एमएलएज होंगे तो वो उनको काफी फायदा पहुंचाता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो बीजेपी ने न सिर्फ ये कि वहां जीत हासिल की बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की। क्यों? बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें हासिल की। जाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जिसे मैं बार बार कहता हूं कि ये एक जबरदस्त अक्सरियत बीजेपी ने वहां हासिल की थी, और उसे ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने वहां पर प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं जबरदस्त अक्सरियत हासिल की थी। तो क्या बीजेपी इस बार भी उतनी ही ताकतवर है या उसने ताकत अपनी और बढ़ा ली है या बीजेपी कमजोर हुई है? यह कैसे तय होगा? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी हिकमत अमली क्या है, वो किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जा रही हैं और क्या उनको ये मुद्दे इख्तिदार तक पहुंचाने में कामयाब साबित होंगे, मददगार साबित होंगे? तो ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि मुद्दे क्या हो सकते हैं। चूंकि 2017 में जो इंतखाबात हुए थे और उसमें जितनी बड़ी जीत मिली थी, तो क्या इस बार क्या महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है?
क्या जो बिजली की शरह है, लोग कह रहे हैं कि बिजली महंगी है, इसके आसपास वोटिंग होगी? क्या कोरोना का जो मैनेजमेंट जिस तरह से हुआ उसके मद्देनजर वोटिंग होगी? क्या किसानों की जो तहरीक चल रही है, किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसके आसपास वोटिंग होगी? क्या जिस डेवलपमेंट का नारा दिया जा रहा है उसके आसपास वोटिंग होगी? क्या कम्युनल क्लैशेस, जो कई रिपोर्ट से इस बातें सामने आई हैं, यानी पोलराइजेशन का, क्या उसके बुनियाद पर वोटिंग होगी? क्या बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? क्या राम मंदिर फिर से एक बार बीजेपी की नैया पार लगाएगा ये मुद्दा? तो ऐसे कई मुद्दे हैं, इनके अलावा भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार ये तमाम मुद्दे जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुद्दे अपनी छाप जरूर छोड़ने जा रहे हैं। और जैसा आपने आपको पहले बताया कि हमारे साथ 4 अलग अलग सियासी जमातों के नुमाइंदे जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं। और धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अब जुड़ गए हैं तो बातें तो आपसे ही करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं जरा कि धर्मेंद्र यादव को क्या लगता है, या समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों के आसपास लड़ा जाएगा, और क्यों समाजवादी पार्टी इतनी पुरएतमाद है कि वो ये नारा दे रही है 22 में बाइसिकल? विशाल जी, समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव सोच की पार्टी है और सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। हम लोगों ने हमेशा विकास की राजनीति की है, तो हमेशा विकास की बात करते हैं। अगर हम चुनाव में इस बार जा रहे हैं तो जनता के बीच में अपने किए हुए काम को बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो झूठे वादे किए गए थे, चाहे वो किसानों के मुद्दों को लेकर के हो, चाहे किसान की आय दोगुनी करने की बात कही हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे आज महंगाई के मुद्दे पर हो। आज महंगाई से जो आम नागरिक है, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है, सरसों का तेल इतना महंगा है, 230 से 250 रुपए लीटर है, कि आप त्योहारों में सरसों के तेल से दिए जलाने की स्थिति में नहीं है। आज ये स्थिति महंगाई की है। बाकी चीजों की महंगाई के बारे में बात करूं, अगर किसानों के खाद की महंगाई की बात करूं, बिजली के बिल की महंगाई की बात करूं, बिजली के बिल में इन्होंने क्या कर दिया लोगों के साथ। इसके अलावा चाहे आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, चाहे आप कोरोना में जो स्वास्थ्य का मैनेजमेंट था इनका, कोरोना में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या वो लोग इस बात को भूल जाएंगे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती, 384 दिन मिले थे इनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, 384 दिन में एक भी ऑक्सीजन प्लांट अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा लेती, तो मुझे लगता है कि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पे जिस तरह से लचर है, जिस तरह से कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं योगी जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात करा रही है। महिला अपराध में जिस तरह से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला गया है, प्रदूषण के मामले में भी आज की रिपोर्ट आ रही थी कि उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है नंबर 1 पर है। तो भारत सरकार की जो योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, आपकी ये सब योजनाएं कहां चली गई? ये पैसे कहां जा रहे हैं? जो आम नागरिक का पैसा है वो कहां जा रहा है? दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव इस बार शिक्षा पे जाएगा, स्वास्थ्य पर जाएगा, रोजगार पर जाएगा और कानून व्यवस्था पर लड़ा जाएगा। इस चारों मसले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। अगर आप पंचायत चुनाव को देखेंगे तो पंचायत चुनाव में पूरी तरह से एक बात जो बहुत ज्यादा यूपी या बिहार के चुनाव में इंपॉर्टेंस रखती है, अपना कलीदी किरदार अदा करती है, वो बात है समाज के अलग अलग जो कम्युनिटी है उसकी अलग अलग खेमेबंदी, खासतौर से चुनावी नजरिए से। हमें यह कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन खासतौर से सियासी पार्टियां चुनाव के मौके पर या चुनाव के पहले कुछ ऐसे इकदाम करती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेती हैं जिनसे साफ तौर से पता चलता है कि जाति को साधने की कोशिश हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी कुछ खास जातियों पर भरोसा करके इस चुनावी मैदान में कूद रही है? विशाल जी, समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा है, हर जाति के लोगों को लेकर चलने की बात करती है, हर धर्म के लोगों को लेकर चलने की बात करती है, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों को लेकर चलने की बात करती है। हम उसी सोच के साथ आगे जाते हैं। जाति और धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सा मुद्दा हल हो जाएगा? इस बार बीजेपी अपने मुद्दे पर चुनावी नैया पार करा लेगी या समाजवादी विचारधारा पर समाजवादी को जीत मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा, आज जो हवाई जहाज का ईंधन है वो 35% महंगा है पेट्रोल और डीजल से। आप नाम नागरिक जो एक मोटरसाइकिल चलाने की बात करते हैं, एक मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जाता है, आप उसकी मनोदशा को समझिए। चलो कोई बात नहीं, वो पैदल चला जाएगा, बस से चला जाएगा, जब वो अपने घर में खाना बनाएगा तो सरसों का तेल तो इस्तेमाल करेगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं बचा है इस देश का नागरिक। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कहां लाके खड़ा कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन अब भारतीय जनता आप ही पार्टी अभी को कह लोग रहे पूरी तरह हैं से तैयार धर्मेंद्र हैं। यादव जी, उत्तर अभी प्रदेश आप ही ये कह रहे हैं कि जो पार्टी इस वक्त इक्तदार में है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो अगर वो ऐसा करती है तो उसे तो कामयाबी मिल गई 2017 में। तो क्या आप इस महंगाई के सहारे से इस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का मुकाबला कर पाएंगे? आप मुझे बता दीजिए कि जो हिंदू है सरसों का तेल कोई दूसरा खाता है क्या? जो मुसलमान है सरसों का तेल कोई दूसरा खाता है क्या? जो डीजल पेट्रोल है क्या हिंदू को सस्ता मिलता है या मुसलमान को महंगा मिलता है क्या? क्या ईसाई को सस्ता है महंगा मिलता है क्या? आज देश इस बात का सवाल करता है कि आखिर जो लोगों की जरूरत है वो जरूरत कैसे पूरी होगी? आप मुझे बता दीजिए। अगर हिंदू मुस्लिम करने से जरूरत पूरी होती तो पिछले 7 सालों में पूरी हो गई होती, लेकिन आज तक तो पूरी हुई नहीं है। अब ये सवाल लोगों के जहन में बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे साथ विजनहीन फैजान पार्टी है खान जुड़ भारतीय चुके हैं, जनता पार्टी। तर्जुमान बीएसपी, उनसे भी जरा उनकी राय ले लेते हैं। फिर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव जीतने पर भरोसा है या सुहेलदेव राजभर जो मुलाकात की है उन्होंने, इसके तरह से और मुलाकातें आने वाले दिनों में होंगी? मैं फैजान साहब आपका इस्तकबाल करता हूं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बड़ा जोर शोर से खास तबके पर जो है वो क्या कहते हैं उसे, वादों की रेवड़ी लुटा रही है, ब्राह्मण समाज को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है। क्या बीएसपी को यह लगता है कि ब्राह्मणों का शामिल हो जाना एक बहुत बड़ा हथकंडा, बहुत बड़ा एक कुछ आलयकार मिल जाएगा बीएसपी को इक़्तिदार तक आने में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से आप प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पर कि वो सिर्फ ब्राह्मण समाज को करती है, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी पार्टी का नारा ही यही है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय। हम क्या आपकी समाज की पार्टी बात ने करते हैं, ब्राह्मण सारे सम्मेलन समाज नहीं की किया? बात मुझे करते सिर्फ हैं। इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। प्रबुद्ध वर्ग नहीं, एक सम्मेलन मिनट। हमें किया। प्रबुद्ध वर्ग में कौन आए थे? मैं नाम गिनाऊं आपको? तो मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ने क्या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं किया? तो क्या आपने इसका मुसलमानों का कोई मतलब सम्मेलन किसी किया? समाज के लिए? मैं खुद जा रहा हूं मुस्लिम्स के बीच में, मैं 4 मंडल का नहीं, आप कोऑर्डिनेटर अकेले भी हूं। जा रहे हैं ना, आपकी पार्टी ने सम्मेलन किया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, करेगी ना, अभी स्टार्ट कर रही है ना। अच्छा, करेगी? स्टार्ट कर एकदम जी। बिल्कुल करेंगे। सौर समाज की हमारी सारे सबके सम्मेलन होंगे। और दूसरी चीज मैं ये बता मतलब दूं, सारे जिस जगह सारी पे आप जमातों का, सारे कम्युनिटी का अलग अलग सम्मेलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और सारे लीडर जी। सब समाज के बीच में हमारी पार्टी जाएगी। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस जगह पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में सेट किया जा रहा है, जहां पर चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, ये सारे लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने तो साफ तौर से इस बात को कहा कि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। जिस जगह पे मुसलमानों का नाम लेने से लोग कतरा रहे हैं, वहां पे उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में। किसमें हिम्मत है, किस लीडर में हिम्मत है जो इस बात को कह पाएगा इस दौर में जहां पे सब लोग मुस्लिम? तो आपके प्रबुद्ध सम्मेलन में मुसलमानों में से कितने प्रबुद्ध जमात है, जरा बता दीजिए मुझे। सारे जमात हमारे पास है। आपके सामने ये बताइए, प्रवक्ता इससे पहले क्या बहुजन समाज पार्टी में रहते थे? इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लाया आप लोगों के बीच में प्रवक्ता में। आप देख लीजिए, 3 प्रवक्ता में 2 मुस्लिम मैं उन लाया। सम्मेलनों की बात कर रहा हूं। बात किया ना उन्होंने, तो सबकी बात किया ना। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके। अपर कास्ट की भी, मुस्लिम की भी। नहीं फैजान साहब, मैं सिर्फ इसलिए आपसे मतलब आपसे इतना थोड़ा सा हाशिए सवाल कर रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच ये बात आ जाए कि आपकी जीत का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने अपने चैनल पे इस बात को बताया कि जो समाजवादी लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं या आप कांग्रेस को प्रोपोगंडा आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला के नाम पे, कि आपको नहीं पता है कि जब महिला का वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब संसद में आया तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसको विरोध किया था वहां पर। और आज महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जब महिला को सम्मान देने की बात हुई तब तो किए नहीं। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रियंका गांधी जी 40% का ऐलान उत्तर प्रदेश में करती हैं, पर तीनों राज्य में जहां बहुमत में है वहां पे वो इस बात की बात ही नहीं करती हैं।
वो वुमेन्स रिजर्वेशन की बात अच्छा, नहीं मुझे करती है। सिर्फ ये बता दीजिए फैजान साहब, आपने बात कर ही दी है तो 40% सीटें खवातीन को देगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। बीएसपी इससे खुश है या नाराज है, दुखी है? हम उनके नाटकबाजी से नाखुश हैं। नहीं, मैंने जो लाइन बोली उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस गलत उम्मीदवारों में से ये लाइन ही 40% सीट महिलाओं को देगी, इससे बीएसपी खुश है या दुखी है? बीएसपी अगर ये नाटकबाजी नहीं है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद एक महिला है, तो वो इस बात से तो खुशी है। एक महिला है ना, सीटें कितने देंगे आप महिलाओं को, ये बताइए ना। नहीं, हम महिलाओं को सीटें सम्मान कितने देंगे सीट आप? क्या 45% देंगे? फिर देखिए आपने चैनल कहां से, चलिए ठीक है, मैं सीधे अभी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे ये सवाल कर लेता हूं। हमारे साथ अंशु अवस्थी मौजूद है। अंशु अवस्थी साहब, समाजवादी पार्टी ने तो अभी नहीं कहा है खुल के कांग्रेस के बारे में, लेकिन बीएसपी के जो प्रवक्ता हैं खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो नाटक कर रही है। कांग्रेस को किस बात की उम्मीद है कि वो 7 सीटों से 202 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी? अंशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठा दिया। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो जो है ड्रामेबाजी कर रही है कांग्रेस के जैसे ही, और वो महिलाओं की बात करती है लेकिन महिला के समर्थन में जो बिल आता है उसका विरोध करती है। जवाब दीजिए। ये मुझसे सवाल है? होता है, जी वैसा जी ही जी, सोचता है। ये सवाल आज आप खुद क्या कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए। जी, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपनी रणनीति के बारे में सोचिए। दूसरे पे सवाल लगाना बहुत आसान होता है। ये बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि प्रदेश और देश की जनता जिस पार्टी को समझेगी, जिस पार्टी की विचारधारा को समझेगी, उस पे वो अपना दाव लगाएगी। आपकी जो बात बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी की जो बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 4 सालों में क्या किया, 4.5 सालों में जनता के लिए क्या किया, जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े वो किसके लिए लड़े। दूसरी बात, अभी जो ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी पे उंगली उठा रहे थे, मैं आपको इनको बता दूं कि दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी ने किया है। जब आप ये बताइए ना कि महिलाओं का 2003 से लेकर के आपकी साथ तक सरकार थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये जवाब में 2003 से 7 तक, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। धर्मेंद्र मैंने जी कटाक्ष बिल्कुल नहीं किया, मैं सुन आपके बात का आप जवाब दे रहा बताइए, हूं। आपने विरोध किया या नहीं किया? तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपके टाइम में नहीं बोल रहा था, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद। ऐसी क्या जल्दी है? मैं ये बता रहा हूं, जब 2003 से 7 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे हलफनामा मांगा था कि उत्तर प्रदेश में दलित की क्या स्थिति है नौकरियों में। उसका एक हलफनामा 10 रुपए पे देना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 10 रुपए के हलफनामा पर बहुजनों के हित के लिए वो हलफनामा नहीं दिया। इसके विरोध में इनके ही पार्टी के राज्य मंत्री ने धरना प्रदर्शन किया था। इनके ही पार्टी के, इनके पार्टी ने, सुनिए पहले, इनके पार्टी के राज्य मंत्री ने धरना प्रदर्शन दिया। तो सबसे ज्यादा नुकसान आज के समय में अगर कोई कर रहा है दलितों का, तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बाकी राज्यों में जो आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, चाहे पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, आप एक दूसरी पार्टी को जिताने के लिए लड़ते हैं। मुझे थोड़ा मौका दीजिए कि मैं कांग्रेस से भी पूछ लूं। वो जनाब देर से जुड़े हैं, लेकिन मैं उनसे कोशिश करूंगा बात करने की। अंशु अवस्थी साहब, आप देर से आए, कहीं ऐसे ही यूपी के रेस में पीछे मत रह जाइएगा। मेरा आपसे सवाल है, बताइए कांग्रेस को किस बात से उम्मीद है कि 7 से वो 202 पे पहुंच जाएगी या 202 से ज्यादा? अंशु जी बोलिए। सवाल उठा रहे हैं, वो सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की 6.5 करोड़ महिलाओं को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश में लगातार नारी शक्ति पर आक्रमण हुआ, नारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की गई। बार बार भाजपा सरकार में जिस तरीके के अत्याचार हुए महिलाओं पर, और उसके बाद की जो हालत है वो सभी ने देखी है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी इस निर्णय के खिलाफ है, हम तो ये कहते हैं कि भाई हमने 40% किया है। दूसरे लोगों को अगर ये लगता है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, आप भी करिए ना 50%। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया 33%। दूसरा, आप कहते हैं कि दूसरे राज्यों में, बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि दूसरे दल ये बताएं कि जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो देंगे कि नहीं देंगे। हम तो ये सोचते थे कि इस निर्णय का सभी स्वागत करेंगे, क्योंकि समाज में अर्धांगिनी अगर कहते हैं 50% जिम्मेदारी है, 50% उनका हक है,
और उसके बाद आप इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाएं, देश की महिलाएं देख रही हैं। महिलाओं के पूरा ऊपर देश अत्याचार देख रहा है कि आप बहुजन कितने समाज बड़ा पार्टी नजर नाटक नहीं के है। इस बात दौर से गुजर रहे हैं। आप एक चुनाव को षड्यंत्र के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पूरा देश देख नहीं, रहा है, आप पूरा करो प्रदेश ना। देख रही है। हम तो कह रहे हैं, अगर ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र के माध्यम से महिलाओं को ताकत मिल मतलब रही है, कोई प्रतिनिधित्व पार्टी मिल जो रहा है वो तो आप किसी भी करिए ना खास उसमें। समुदाय के लोगों का सम्मेलन कर ले, कोई कुछ और कर ले, लेकिन कोई अगर महिलाओं की बात कर ले तो ये षड्यंत्र है। ये बीएसपी को ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है, या बीजेपी को लगता है कि षड्यंत्र है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन सवाल अब यह भी है कि हर हरबे चले जाते हैं अवाम के बीच। अवाम के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वोट देने वालों में बराबरी का हक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मैं माजरत चाहूंगा आप तमाम मेहमानों से जिनसे बात कर पाया, उनका तो शुक्रिया, आप अगर वक्त से जुड़ गए, लेकिन जो वक्त से जुड़ नहीं पाए मैं उनके लिए माजरत चाहता हूं। हमारे पास अब वक्त नहीं बचा है, फिर कभी बैठेंगे, फिर कभी बात करेंगे यूपी के चुनावी सियासत पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।